हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं जीव विज्ञान क्लास 12 का सॉल्यूशन पेपर, जो कि 2024 से 25 तक का है। आपको ये पेपर सॉल्व करने में ये आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में 2025 में, और ये आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 70 नंबर आपके कन्फर्म हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस पेपर के सॉल्यूशन को। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न होता है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो पहला हमारा प्रश्न क्या है? पहला कह रहा है कि क निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन क है पुमंग, दूसरा है जयांग, तीसरा है गुरु बीजाणुधानी और चौथा है परागण। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पुमंग। तो हम हेडिंग करेंगे प्रश्न संख्या 1 और उत्तर क का पहला है पुमंग। तो आप इसे इस प्रकार से नोट कर लेंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। तो संतान का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पहला ऑप्शन है माँ के लिंग गुणसूत्र से, दूसरा अंडाणु के माप से, तीसरा शुक्राणु के माप से और चौथा पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो आप सबको बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आप लोग को इनका आंसर ज़रूरी पता होगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पिता के लिंग गुणसूत्र से। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है। फिर ग नंबर क्वेश्चन है। ग नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहाँ होता है? तो पहला ऑप्शन है चिकित्सा में, दूसरा है कृषि में, तीसरा है इन दोनों में और चौथा है किसी में नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ग का इन दोनों में। इन दोनों का मतलब कि चिकित्सा और कृषि, इन दोनों में ही हमारा जेनेटिक्स इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। फिर हमारा घ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल समझा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पहला अरावली पर्वत, दूसरा इंडो गंगटोटिक मैदान, तीसरा पश्चिमी घाट और चौथा पूर्वी घाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। तो इस प्रकार से आपका चारों बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होता है। अब हम चलेंगे अपने एक एक नंबर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। पहला कह रहा है कि प्रश्न क नंबर, जो कि 1 नंबर का है, कि क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। तो क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो हम लोग हेडिंग करेंगे प्रश्न संख्या दूसरे का क। उत्तर लिखेंगे कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है, जबकि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। तो क्राइन और फेल्टर सिंड्रोम में 47 है और टर्नर सिंड्रोम में 45 है। तो आप इस आंसर को नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नर जर्म कोशिकाएं, ठीक है, किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं? जो नर जन्म कोशिकाएं हैं वो किस विभाजन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या ख में हम उत्तर लिखेंगे नर जनन कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण के जरिए शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। शुक्राणुओं का निर्माण अंडकोश में होता है। तो आप इस प्रकार से आंसर लिख लेंगे कि नर जनन कोशिकाओं अर्धसूत्री विभाजन और अर्धसूत्रण के जरिए शुक्राणु का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब हमारा ग प्रश्न कह रहा है कि परागकण मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो परागकण के मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या है? तो उत्तर लिखेंगे प्रश्न संख्या दूसरे का ग और लिखेंगे कि परागकण मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित यानी कि 2n होती है। तो ये हो गया हमारा क, ख और ग का उत्तर। अब हम देखेंगे अपना घ प्रश्न। घ प्रश्न कह रहा है कि उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। तो उस एंजाइम का क्या नाम है? चलिए देखते हैं।
इसका उत्तर लिखेंगे प्रश्न संख्या दूसरे का घ। तो कह रहा है कि प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए अणु को टुकड़ों में काटने वाला एंजाइम है। तो उस एंजाइम का नाम था प्रतिबंधन एंजाइम। अब है हमारा अंग क्वेश्चन दूसरे का कि समष्टि में परिकलित पिरामिड किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, समष्टि में परिकल्पित पिरामिड किस प्रकार के होते हैं। तो उत्तर लिखेंगे दूसरे का अंग और लिखेंगे कि समष्टि में परिकल्पित पिरामिड जीवों की संख्या, जैव भार और ऊर्जा के आधार पर बनाया जाता है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। इसकी जो भार है, जैव भार और ऊर्जा के आधार पर समष्टि के परिकलित परमाणु जीवों को बनाया जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे अति लघु का प्रश्न को हल कर दिए हैं जो कि 1 नंबर के थे। अब हम हल करेंगे प्रश्न संख्या तीसरा। तो तीसरा प्रश्न संख्या क्या है, तो देखिए तीसरे में कह रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, जो कि यहाँ पे 2-2 नंबर के आपके प्रश्न हैं। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो पक्षियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, चलिए इसको देखते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम प्रश्न संख्या तीसरे का क, जो कि हमारा लघु उत्तरीय है। हेडिंग करेंगे पक्षियों में लिंग निर्धारण। तो इसमें लिखना है हमें कि पक्षियों में लिंग निर्धारण Z और W सेक्स क्रोमोसोम की वजह से होता है। इसका जो लिंग निर्धारण है वो Z और W से होता है। नर पक्षियों में ZZ और मादा पक्षियों में ZW प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। सेम वैसे ही है जैसे कि हमने मनुष्य के नर और मादा में हम XX और XY लेते हैं, उसी प्रकार से इसमें ZW और हम ZZ लेंगे। ज़्यादातर पक्षी प्रजातियों में Z क्रोमोसोम बड़ा होता है, वही W क्रोमोसोम बहुत छोटा होता है। यानी कि इसका जो Z क्रोमोसोम है ये बड़ा माना जाता है और W क्रोमोसोम को छोटा माना जाता है। तो ये हो गया आपका पक्षियों में लिंग का निर्धारण। अब हमारा तीसरे का ख प्रश्न है कि वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्रण बनाइए। तो हमें वाटसन क्रिक का जो डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल है उसका सिर्फ फिगर बनाना है। चलिए फिगर हम देख लेते हैं। तो हेडिंग है प्रश्न संख्या तीसरे का ख। ये रहा हमारा डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल की संरचना। ठीक है, यहाँ पर आप एक कुंडली बनाएंगे डबल कुंडलित में, और जिसका यहाँ पे आप इसको खंडों में इसकी लाइंस को डिवाइड करना है। ये एक चेन है, पेयर्स हैं। ठीक है, जहाँ पे आपका ए से नाम है एडिनिन, टी से नाम है थाइमीन, जी से नाम है ग्वानिन और सी से नाम है साइटोसिन। और यहाँ पे ये जो आपके लाइंस हैं ये नाइट्रोजियस बेस है। ठीक है, नाइट्रोजन के आधार हैं। और यहाँ पे ये जो आपको बॉन्ड दिख रहे हैं ये बेस पेयर है। ठीक है, और यहाँ देखिए GC, ये जो यहाँ पे कुंडली बन रही है ये हमारा सुगर फॉस्फेट यानी कि बैकबोन है। तो इसी प्रकार से हमें इस डायग्राम को नोट कर लेना है। आप इसे बना लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा डीएनए का द्विकुंडलित संरचना। तो अगला हमारा क्वेश्चन है तीसरे का ग। प्रतिरक्षा क्या है। तो प्रतिरक्षा की आप परिभाषा लिखेंगे, जैसे कि उत्तर है इसका कि प्रतिरक्षा हेडिंग करेंगे और कहेंगे कि प्रतिरक्षा का मतलब है शरीर को संक्रमण और बीमारियों से बचाने की क्षमता, इच्छा, प्रतिरक्षा प्रणाली, कोशिकाओं, ऊतक और अंगों का एक जटिल नेटवर्क है। यह शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए काम करता है। तो यही आपके डिफिनीशंस हो जाएंगे कि प्रतिरक्षा का मतलब है शरीर को संक्रमण एवं बीमारियों से बचाने की क्षमता को प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं, और ये अंगों का एक जटिल नेटवर्क है जो शरीर को संक्रमण से बचाने में काम करता है। अब देखेंगे तीसरे का प्रश्न। अब प्रश्न है हमारा कि आर्किड पौधा आम पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे। चलिए इसका उत्तर देते हैं। इसकी दोनों के पेड़ की जो शाखा है उसको आप कैसे स्पष्ट करेंगे। तो उत्तर देंगे आप।
हेडिंग करेंगे प्रश्न संख्या तीसरे का घ और उत्तर लिखेंगे कि आर्कटिक पौधा तथा आम के पेड़ की शाखा सभोजिता प्रदर्शित करती है। ये जो आर्कटिक का पौधा है वो आम के पेड़ की शाखा को सभोजिता से प्रदर्शित करता है। यह ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे जाति को न लाभ होता है और न ही हानि होता है। तो यही इसके अंतर स्पष्ट करते हैं कि यह एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ है और दूसरी जाति को न लाभ है और न ही हानि। तो ये हो गया इसका उत्तर। अब है हमारा अंग प्रश्न। अंग प्रश्न कह रहा है कि एक स्थलीय परितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखीय निरूपण कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। तो उत्तर लिखेंगे प्रश्न संख्या तीसरे का अंग। उत्तर में लिखेंगे हम कि अपघटन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अपघटन की दर जलवायुवीय घटकों तथा अपरद के रासायनिक घटकों द्वारा निर्धारित होती है। एक विशिष्ट जलवायुवीय परिस्थिति में यदि अपरद काइटिन तथा लिग्निन से भरपूर होता है। यहाँ पर ये जो जलवायु की परिस्थिति है वो यदि क्या कह रहा है, अपरद काइटिन होगा तो ये लिग्निन से भरपूर होता है, तब अपघटन दर धीमी होती है। तब इस क्रिया में जो अपघटन की दर है वो धीमी हो जाती है। यदि अपरद नाइट्रोजन तथा जल विलेय तत्वों जैसे चीनी आदि से भरपूर होता है तब यह तेज होती है। ताप एवं मृदा की नमी बहुत ही महत्वपूर्ण जलवायु घटक है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर इसकी जो जल और वायु की घटक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जलवायुवीय घटक है जो मृदा को नमी पहुँचाती है और यह क्रिया बहुत ही तेज होती है और ताप में नमी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो यही कह रहा है कि अपघटन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और यह जलवायुवीय घटकों से अपरद के रासायनिक घटकों में निर्धारित होती है। तो ये हो गया इसका उत्तर। लेकिन आपको फिगर के हिसाब से आपको इसे व्यक्त करना पड़ेगा क्योंकि आरेखीय निरूपण है। तो आप फिगर इस प्रकार से बना लेंगे और फिगर में बनाएंगे आप जैसे एक बाउंड्री है, उसमें आपके उत्पादक और उपभोक्ता है। ठीक है, ये पूरे परितंत्र है जिसमें से उत्पादक और उपभोक्ता है। यहाँ से गैसीय आ रही है और यहाँ से वायुमंडलीय। यहाँ पे अंतःग्रहण है और यहाँ पुनः चक्रण है जो इस क्रिया में होती है। ठीक है, और यहाँ पे है मेन हमारी मृदा जो इस उपभोक्ता से जा रही है। मृदा से उत्पादक, उत्पादक से उपभोगिता, फिर यहाँ से मृदा। इसके बीच का चक्र पुनः चक्र है और ये अंतर्ग्रहण करता है। तो आप इस फिगर को नोट कर लेंगे और इस उत्तर का प्रश्न का ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न अंग तक समाप्त होता है। अब हम देखेंगे अपना अगला प्रश्न। अब ये है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न दूसरा, मतलब आपको पहले लघु उत्तरीय प्रश्न के भी उत्तर देने हैं और दूसरे खंड में भी। तो पहला प्रश्न है इसका कि क लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच 3 अंतर स्पष्ट करें। ये आपके 3 नंबर के क्वेश्चंस हैं। तो आपको इन दोनों में अंतर सिर्फ 3 ही अंतर स्पष्ट करना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे प्रश्न संख्या 4 का क। एक तरफ लिखेंगे गुरु बीजाणुधानी और दूसरी तरफ लिखेंगे पहली तरफ लिखेंगे लघु बीजाणुधानी और दूसरी तरफ लिखेंगे गुरु बीजाणुधानी। तो लघु बीजाणुधानी का पहला अंतर है कि यह क्रिया पुंकेसर के पराग कोश में होती है और गुरु बीजाणुधानी में कह रहा है कि यह क्रिया स्त्री केसर के बीजांड के अंदर होती है। तो इसके पुंकेसर में होगा यानी गुरु लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी जो है वो स्त्री केसर के बीजांड के अंदर होगा। इसका दूसरा अंतर है कि इसमें अनेक प्रकार परागकण बनते हैं और इसका दूसरा अंतर है कि इसमें केवल एक बीजाणु कोशिका या अंड कोशिका बनती है। यहाँ पे देखिए तीसरा कह रहा है कि इसमें लघु बीजाणु या परागकण बनते हैं और इसका होगा कि इसमें गुरु बीजाणु या भ्रूण कोश बनता है। तो ये कुछ आपके 3 नियम मतलब 3 अंतर इसमें आपको लिखने हैं जिसमें आपको 3 नंबर
मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि ख नंबर कि हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताइए कि यह क्यों सही नहीं है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि लड़कियां जब पैदा होती हैं तो इसमें सिर्फ दोष स्त्रियों का क्यों है। तो ये भी 3 नंबर के क्वेश्चन है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर में आप हेडिंग करेंगे प्रश्न संख्या 4 का ख। उत्तर लिखेंगे कि स्त्री में XX गुणसूत्र तथा पुरुष में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। जहाँ तक कि आपने बायो पढ़ा है तो आपको पता होगा कि स्त्री और पुरुष में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जिसमें से इस स्त्री में XX होता है और पुरुष में X और Y होता है। जब स्त्री का X गुणसूत्र तथा पुरुष का Y गुणसूत्र मिलते हैं, जब स्त्री का हम X ले लें और पुरुष का Y ले लें, तो यहाँ पर XY होकर पुत्र का उत्पन्न होता है। यहाँ पर अगर XY मिलते हैं तो पुत्र उत्पन्न होता है। इसके विपरीत स्त्री का X गुणसूत्र तथा पुरुष का X गुणसूत्र मिलने पर पुत्री होती है, जैसे कि XX उत्पन्न होती है, पुत्री उत्पन्न होती है। अतः उत्पन्न संतान का लिंग निर्धारण पुरुष के गुणसूत्र से है, क्योंकि स्त्री में तो X और X है तो वो तो XX में से कोई देगी, लेकिन पुरुष के पास X और Y दोनों हैं, इसलिए उस पर डिपेंड है कि पुरुष से हमारे XX में X मिलता है या फिर Y। तो यही कह रहा है कि अतः उत्पन्न संतान का लिंग निर्धारण पुरुष के गुणसूत्र द्वारा होता है, न कि स्त्री के गुणसूत्र से। चूँकि पुरुष में 50% X तथा 50% Y गुणसूत्र होते हैं, अतः पुरुष के गुणसूत्र का X या Y होना ही संतान के लिए लिंग के लिए उत्तरदायी है। इसलिए पुत्री को जन्म देने का दोष महिलाओं को देना गलत है, क्योंकि यहाँ से जो स्पष्ट हो रहा है कि पुरुष का X और Y है, जिस प्रकार से स्त्री का XX है, तो पुरुष पे ही डिपेंड है कि X मिलता है या उसके शरीर से Y, इसलिए इसमें महिलाओं का कोई दोष नहीं है। यही आपको उत्तर लिख देना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग प्रश्न है कि एक संकर क्रॉस का उदाहरण लेते हुए मेंडल के प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए। तो मेंडल के प्रभाविता के नियम की व्याख्या किस प्रकार करेंगे? तो हमें इसमें सिर्फ प्रभाविता के नियम की व्याख्या करनी है और संकर क्रॉस का उदाहरण देना है। तो चलिए उत्तर लिखते हैं। हेडिंग करेंगे प्रश्न संख्या 4 का ग, और हेडिंग है कि मेंडल के प्रभाविता का नियम। पहले नियम लिखेंगे, फिर संकर क्रॉस के उदाहरण को समझाएंगे। तो नियम में लिखना है कि मेंडल द्वारा प्रतिपादित एक संकरण पर आधारित है। ठीक है, ये जो एक संकर है वो एक संकरण पर आधारित है, इसके नियम का प्रतिपादित। जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधे के बीच संकर क्रॉस कराया जाता है, यानी कि हम किसी शुद्ध लंबे पौधे और किसी शुद्ध बौने पौधे का क्रॉस कराते हैं, तो प्रथम पीढ़ी F1 में विपरीत लक्षणों में से केवल एक प्रभावी लक्षण दिखाई देता है। तो इसके बीच सिर्फ एक ही प्रभावी लक्षण दिखाई देता है और अप्रभावी लक्षण बौनापन छिपा रहता है। जब अप्रभावी लक्षण होगा तो आपको जाना है कि यहाँ पर बौनापन छिपा रहता है। तो ये हो गया इसकी नियम की परिभाषा। ठीक है, इसका नियम यही था। अब हम उदाहरण में देखेंगे। तो उदाहरण है कि जब शुद्ध लंबे यानी कि T और T जब शुद्ध लंबे होंगे तो कैपिटल T होगा। ठीक है, तथा शुद्ध बौने स्मॉल t पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में प्राप्त सभी लक्षण पादप 100% लंबे प्राप्त होते हैं, क्योंकि लंबेपन का लक्षण प्रभावी है। अगर लंबेपन होते हैं तो वो प्रभावी लक्षण है और बौनेपन में होता है तो वो अप्रभावी लक्षण है। तो यहाँ पे हम फिगर में बनाएंगे एग्जाम्पल के तौर पे एक शुद्ध लंबा और एक शुद्ध बौना पौधा, क्योंकि इनके नियम में पौधे का ही वो है। यहाँ पर F1 पीढ़ी से अगर हम संकरण कराते हैं तो यहाँ पर है शुद्ध लंबे पौधे और यहाँ पे हैं शुद्ध बौने। अगर इसमें का T और इसमें का T लेते हैं तो यहाँ पे कैपिटल T स्मॉल t सभी लंबे पौधे बनेंगे, क्योंकि इन दोनों में से हम एक एक का संकरण कराते हैं। इस T से ये T मिलेगा तो डबल T,
इस टी से ये टी मिलेगा तो कैपिटल और स्मॉल टी, फिर इस टी से ये मिलता है और इस टी से ये, तो यहाँ पे होता है कैपिटल टी, स्मॉल टी, और यहाँ से कैपिटल टी और यहाँ से स्मॉल टी। तो इसी प्रकार से आपके सभी लंबे पौधे उत्पन्न होते हैं। आपको यही आंसर लिखना है जिसमें से आपको 3 नंबर मिल जाएंगे इस प्रभाविता के नियम पर। यहाँ पे चौथा प्रश्न पूछ रहा है कि यानी चौथे का घ कि डीएनए कुंडलनी की कौन सी विशेषता ने वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रतिकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप से कल्पित करने में सहयोग किया, इसकी व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर डीएनए की कुंडलित में विशेषताएं वाटसन और क्रिक की देनी है, जिसमें प्रतिकृति सेमी कंजर्वेटिव रूप से कल्पित करने का जो सहयोग किया है उसकी भी व्याख्या करनी है। चलिए उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग करेंगे प्रश्न संख्या 4वें का घ और उत्तर लिखेंगे कि वाटसन व क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल की प्रमुख विशेषता पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के बीच युग्मन का होना या पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बीच युग्मन का होना, इस श्रृंखला के क्षार युग्मन से ही एक ही ऐसी विशेषता थी। यहाँ पर ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है वाटसन और क्रिक के द्विकुंडलित मॉडल की, उसमें कह रहा है कि इसके बीच युग्मन का होना या न होना पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला में क्षार युग्मन की ही एक ऐसी विशेषता थी, जिनके वाटसन क्रिक को डीएनए प्रतिकृति के सेमी कंजर्वेटिव एक ही में है रूप में कल्पित करने पर सहयोग किया गया। क्षार युग्मन के इसी गुण के आधार पर, मतलब यहाँ पर सेमी कंजक्टिव के रूप में जब कल्पित करते हैं तो इसकी जो सहयोग किया जाता है वो क्षार युग्मन के इसी गुण के आधार पर श्रृंखलाएं एक दूसरे की पूरक बनती हैं। अर्थात डीएनए रज्जुक में क्षार अनुक्रम पता होने पर दूसरे रज्जुक के क्षार युग्मन को ज्ञात के साथ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर अर्थात डीएनए रज्जुक को क्षार अनुक्रम में पता होने पर दूसरे रज्जुक का क्षार युग्मन ज्ञात किया जाता है। फिर कह रहा है कि ए टी के साथ टीए के साथ सीजी के साथ और जीसी के साथ भागीदार होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमने फिगर बनाया था उसी के हिसाब से ये भी है कि ए टी और टीए सीजी और जीसी के साथ ये भागीदार होते हैं, मतलब एक दूसरे में बटे होते हैं। फिर हम लाइन चेंज करेंगे और लिखेंगे कि इसमें 2 संतति डीएनए अणु बनते हैं जो मूल अणु के समान होते हैं। इसमें 2 संतति बनती है जो कि डीएनए का अणु होता है और ये मूल अणु के समान होता है। प्रत्येक संतति डीएनए अणु एक नए और एक पुराने रज्जुक से बना होता है। इस प्रतिकृति तंत्र को अर्ध संरक्षी के रूप में संदर्भित किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक संतति अणु में केवल एक संरक्षित मूल रज्जुक होता है। बाद में जोसेफ टेलर मेसेल्कसेन और स्टॉल द्वारा किए गए प्रयोगों ने इसे स्थापित किया। लेकिन यहाँ पर ये जो रज्जुक है यानी कि डीएनए की संतति है वो एक नए पुराने रज्जुक से बना होता है। तो यही था डीएनए के कुंडलित की विशेषताएं वाटसन और क्रिक के प्रतिकृति में सेमी कंजर्वेटिव का। ठीक है, तो ये आप पूरे उत्तर इसका लिख लेंगे क्योंकि ये लघु उत्तरीय प्रश्न है तो आपको इतना लिखना पड़ेगा। फिर आते हैं हम अपने 5वें नंबर में। 5वां नंबर कह रहा है कि मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। इसमें आपको 3 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र की एक चित्र बनाना है। चलिए चित्र दिखा देती हूँ मैं आपको। तो हेडिंग करेंगे प्रश्न संख्या 5वें का क। ये रहा आपका फिगर जो कि मलेरिया के जीवन चक्र का स्वच्छ निर्माण का है। देखिए यहाँ पे क्रिया जो है वो यहाँ से ये स्टार्ट होती है कि एक मानव त्वचा है जहाँ पर मादा मच्छर काटते हैं। फिर इस क्रिया से यहाँ घूमता है तो यहाँ पे आता है मानव यकृत। फिर ये यकृत से यहाँ घूमता है तो होता है परजीवी यकृत कोशिकाएं।
जो कि इस प्रकार से आपको फिगर बनानी है। फिर है अगली इसकी क्रिया यहाँ पे कि परजीवी आरबीसी में अलैंगिक रूप से जनन करता है। यहाँ पर आरबीसी का जो गुण है वो अलैंगिक रूप से जनन करता है। फिर यहाँ पे क्रिया जाएगी तो यहाँ कह रहा है कि लैंगिक अवस्थाओं का, यहाँ पर लैंगिक अवस्थाओं में एक मादा है और एक नर है। जो यहाँ पे क्रिया कर रही है वो यहाँ पे हो जाएगा मादा मक्षर, जो उनकी त्वचा पर काटती है। ठीक है। फिर इस क्रिया में है कि मादा मक्षर के आमाशय में, यहाँ पर मादा मक्षर के आमाशय में ये क्रिया होती है। ये मक्षर का होस्ट है, ये मानव होस्ट है। यहाँ पे हो जाएगा मच्छर होस्ट, ये टाइप है आपके मानव होस्ट। फिर ऊपर यहाँ पे ये क्रिया है कि यहाँ पर जीवाणु है, यहाँ पे जीवाणु, और यहाँ मादा मक्षर की लार है। इसमें लार और जीवाणुओं की क्या है, संख्या में विभाजित है। तो यही फिगर का पूरा चक्र है जो आपको इसी प्रकार से इस फिगर को बनानी है और पूरे नाम को नोट करना है। तो आप इस फिगर को नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आपको इसके फिगर की संरचना करनी है। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5वें का ख। 5वें का ख क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि जैविकी यानी कि जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है। तो इसका उत्तर हम किस प्रकार लिखेंगे, चलिए देखते हैं। तो हेडिंग करेंगे प्रश्न संख्या 5वें का ख। उत्तर लिखेंगे कि जैविकी के अध्ययन से संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में कई तरह से मदद मिली है। जैविकी के अध्ययन से संक्रामक रोगों के कारण उनके प्रसार के, यहाँ पर संक्रामक रोगों का अध्ययन किया जाता है और रोगों के कारण उनके प्रसार को तरीके और रोकथाम के उपायों का पता चलता है। इससे संक्रामक रोगों के उपचार का पता चलता है, दवाइयाँ और टीके विकसित करने में भी मदद मिलती है। अब ये तो हो गया था इसके टॉपिक्स में कि इसका रोगों के नियंत्रित करने किस प्रकार की सहायता की जाए। तो अब कुछ टॉपिक्स लिखेंगे हम इसमें कि पहला पॉइंट है इसमें कि संक्रामक रोगों के कारकों का पता लगाना। ठीक है। दूसरा टॉपिक है इसमें पॉइंट कि रोगों का शरीर पर असर जानना। तीसरा पॉइंट है संक्रामक रोगों की संरचना और प्रसार के तरीकों का पता लगाना। चौथा पॉइंट है कि रोगों से बचने के लिए टीके और वैक्सीन बनाना। और पांचवा पॉइंट है कि प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रमों के जरिए रोगों से बचाव करना। तो ये हो गया आपके इस प्रकार से जैव विज्ञान के अध्ययन के संक्रामक रोगों का क्या निवारण और इसकी सहायता कैसे की जाए। अब हम देखेंगे अपना ग प्रश्न। ग प्रश्न है कि जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। तो ये जो जैव उर्वरक है वो मृदा उर्वरक को कैसे बढ़ाएंगे, ये भी हमें 3 नंबर में उत्तर देना है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न है प्रश्न संख्या 5वें का ग। उत्तर लिखेंगे कि जैव उर्वरक मिट्टी की पोषक गुणवत्ता बढ़ाते हैं। ये जो जैव उर्वरक है वो मिट्टी की पोषण गुणवत्ता को बढ़ाते हैं और ये मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ बढ़ाते हैं और पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। जैव उर्वरकों का मुख्य स्रोत कवक, जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया होते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो मिट्टी का कार्बनिक पदार्थ है वो पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देता है और जैव उर्वरकों का मुख्य स्रोत कवक, जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया होता है। अब हम हेडिंग करेंगे कि जैव उर्वरक मिट्टी की उर्वरकता को कैसे बढ़ाते हैं। तो इसका पहला पॉइंट हो जाएगा कि जैव उर्वरक वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करके कार्बनिक रूप से बदल देते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है वो स्थिर करके कार्बनिक रूप से बदल देते हैं। दूसरा है कि जैव उर्वरक मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ बढ़ाते हैं। और तीसरा
तीसरा पॉइंट है कि जैव उर्वरक मिट्टी के भौतिक और जैविक गुणों में सुधार करते हैं। और चौथा पॉइंट कि जैव उर्वरक पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। तो यही आपके जैव उर्वरक में क्या करना है, मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए ये 4 पॉइंट्स लिख लेने हैं। अब ये इसका उत्तर हो गया। अब पांचवें का घ यानी कि पांचवें का आखिरी क्वेश्चन है घ की बैकुलियोवायरेसिस क्या है। ठीक है, तो इसका परिभाषा दीजिए। चलिए इसको देखते हैं। इसका उत्तर लिखना है यानी कि प्रश्न संख्या 5वें का घ। उत्तर में लिखेंगे कि वैकुलियोवायरेसिस कीटों को संक्रमित करने वाले डीएनए वायरस होते हैं। ये क्या करते हैं, ये कीटों को संक्रमित करते हैं यानी कि उजागर करने वाले ये एक वायरस होते हैं। ये वायरस वैकुलियोरेसिस कीटों को संक्रमित करते हैं और यहाँ पर ये वायरस वैकुलियोरेसिस कीटों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। यहाँ पर ये कीटों को आबादी में मदद करते हैं और यहाँ पर ये नियंत्रण करने में भी मदद रखता है। इनका इस्तेमाल कृषि और वानिकी में कीटों के खिलाफ जैविक नियंत्रण के तौर पर किया जाता है। इनका जो जैविक नियंत्रण है वो नियंत्रण के तौर पर किया जाता है। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे कि बैकुलियोवायरेसिस में बड़ा डीएनए जीनोम होता है। इसमें का बड़ा डीएनए जो है वो जीनोम होता है। ये वायरस छड़ के आकार के होते हैं और प्रोटीन कोट से बने होते हैं। फिर लिखना है कि वैकुलियोवायरेसिस कीटों के अलावा साफली और मच्छरों को भी संक्रमित करते हैं। ये कीटों में मौखिक मार्ग से संचरित होते हैं। इसका इस्तेमाल प्रोटीन संरचना निर्धारित करने और जानवरों को टीकाकरण करने में किया जाता है। तो ये इसी प्रकार से टीकाकरण का भी ये एक नियम देता है और ये मच्छरों को भी संक्रमित करता है और कीटों का ये मार्ग में संचरित रखता है। तो इसी प्रकार से ये इसका उत्तर हो गया। अब हम देखेंगे अपना 6 नंबर पे अब हम आ चुके हैं। तो 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी आपके 1.5 नंबर के यानी 3 नंबर के ये हैं, ये दोनों। फिर ये प्रश्न है 3 नंबर के, फिर ये प्रश्न भी हैं 3 नंबर के और ये भी 1.5 नंबर के 2 प्रश्न यानी कि ये भी हैं 3 नंबर के। पहला टिप्पणी है कि पीसीआर, तो पीसीआर पर टिप्पणी देना है यानी कि पॉलीमर चेन रिएक्शन पे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या ख का क, हेडिंग है पीसीआर। तो लिखेंगे पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन यानी कि पीसीआर एक प्रयोगशाला तकनीक है। क्या है ये? एक प्रयोगशाला तकनीक है। इसका इस्तेमाल डीएनए के एक किसी खास हिस्से की लाखों से लेकर अरबों प्रतियां बनाने के लिए किया जाता है। इसका जो इस्तेमाल है वो डीएनए के खास हिस्सों में लाखों से लेकर अरबों के प्रतियों में बनाने के लिए किया जाता है। पीसीआर का इस्तेमाल आणविक जीव विज्ञान में किया जाता है। ठीक है, इसका जो निर्माण है वो आणविक जीव विज्ञान में किया जाता है। पीसीआर में डीएनए के एक खास हिस्से को, ठीक है, डीएनए के एक खास हिस्से को, तो पीसीआर का इस्तेमाल आणविक जीव विज्ञान में किया जाता है। पीसीआर में डीएनए के एक खास हिस्से को बढ़ाने के लिए प्राइमर नामक छोटे डीएनए टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो पीसीआर है ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है जो कि एक डीएनए की तकनीक है और यहाँ पर डीएनए का एक हिस्सा में ये लाखों अरबों के प्रति बनाने में किया जाता है। तो ये डीएनए के ही लाइंस में आते हैं। तो आपको यही डिफिनीशन पीसीआर में लिख देने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिबंधन एंजाइम। तो प्रतिबंधन एंजाइम की हमें टिप्पणी लिखनी है। तो चलिए हेडिंग करते हैं प्रतिबंधन एंजाइम। तो इसमें हम लिखेंगे कि प्रतिबंधन एंजाइम बैक्टीरिया से निकला जाने वाला एक प्रोटीन होता है। ठीक है, ये क्या है कि एक एंजाइम है जिस प्रकार का एक बैक्टीरिया को निकालने वाला एक प्रोटीन है। यह डीएनए को विशिष्ट अनुक्रमों पर काटता है।
प्रतिबंध एंजाइम को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोसिस भी कहा जाता है। यह एक प्रोटीन है जो डीएनए को विशिष्ट अनुक्रमों पर काटता है और यह डीएनए को टुकड़ों में भी काटता है। तो ये एक तरफ से ये भी अगर क्वेश्चन पूछता है कि डीएनए को काटने वाले एंजाइम के नाम लिखिए, तो आप लिख सकते हैं कि डीएनए को काटने वाला एंजाइम प्रतिबंधन एंजाइम है, जैसे कि बहुविकल्पीय प्रश्न में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यही एंजाइम जो कि है बैक्टीरिया से निकलने का भी एक प्रोटीन होता है और ये डीएनए के विशिष्ट अनुक्रमों को भी काट देता है। तो ये एंजाइम की यही परिभाषा थी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में उपयोग क्या है। तो जैव प्रौद्योगिकी का जो कृषि क्षेत्र में उपयोग है उसे हम लिखेंगे। चलिए उत्तर देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 6वें का ख और उत्तर लिखना है कि कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है कि जो कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल जो है वो फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए करते हैं। इसके खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार होता है, साथ ही पर्यावरण की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। इससे क्या होता है कि गुणवत्ता में सुधार होता है और पर्यावरण की भी गुणवत्ता में सुधार होता है। जैव प्रौद्योगिकी के जरिए पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों को संशोधित किया जाता है। फिर लाइन चेंज करेंगे और लिखेंगे कि इससे फसलों की पैदावार बढ़ती है, इससे फसलों की गुणवत्ता में सुधार होती है और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इससे वैश्विक भूख और कुपोषण को कम करने में मदद मिलती है। तो इसी प्रकार से आप इसका उत्तर लिख देंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 6वें का ग क्वेश्चन कि परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। चलिए इसका हेडिंग करते हैं परजीवी जंतु। तो लिखेंगे हम प्रश्न संख्या 6वें का ग, हेडिंग रहेगा परजीवी जंतु, जिसमें हम लिखेंगे कि जो जीव किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं उन्हें परजीवी जंतु कहते हैं। अगर कोई भी जीव किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहता है तो उन्हें हम परजीवी जंतु कहते हैं। ये जीव अपने भोजन और आवास के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, ये जो जीव हैं वो दूसरे को जीवन और आधार पर निर्भर रहते हैं, दूसरे के जीवों पर। परजीवी जंतुओं के कुछ उदाहरण ये हैं, जैसे कि हो जाएगा जोक, ठीक है, जोक हो गया, एंट अमीबा हो गया, फीता कृमि, अमरबेल। परजीवी जंतु मेजबान जीव के अंदर या उसके ऊपर रहते हैं। मनुष्यों में होने वाले कई रोग जैसे परजीवी जीवाणुओं के कारण होते हैं, जैसे हैजा, टीबी, टाइफाइड और वगैरह। ठीक है, तो ये हो गया परजीवी जो दूसरे के खानों पर आश्रित रहते हैं, दूसरे के भोजन पर आश्रित रहते हैं, वो हमारे परजीवी हैं और ये मनुष्यों में रोग फैलाते हैं, जैसे कि हैजा, टीबी और टाइफाइड इत्यादि। तो ये हो गया परजीवी जंतु का उदाहरण और परिभाषा के साथ उदाहरण। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला अंतर है उत्पादन एवं अपघटन में। चलिए देखते हैं उत्पादन और अपघटन के अंतर। तो सबसे पहले हम हेडिंग करेंगे प्रश्न संख्या 6वें का घ, उत्पादन एक साइड और एक साइड अपघटन। ठीक है, उत्पादन में हम लिखेंगे कि पहला नंबर सरल कार्बनिक पदार्थों में जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण उत्पादन कहलाता है। ये जो अकार्बनिक पदार्थ है वो जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण ही हमारा उत्पादन कहलाता है। और इसमें हम लिखेंगे कि सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत कार्बनिक पदार्थ के जटिल बड़े अणु का सरल अकार्बनिक पदार्थ, इसमें कार्बनिक पदार्थ है लेकिन इसमें उसका सरल अकार्बनिक पदार्थ में विघटन को हम अपघटन कहते हैं। तो ये था हमारा इसका पहला अंतर। दूसरा अंतर है कि
उपचयी क्रिया है। ये क्या है? उत्पादन एक उपचयी क्रिया है और ये एक अपचयी क्रिया है। अपघटन एक अपचयी क्रिया है। तीसरा अंतर है इसका कि इस प्रक्रिया में सूर्य की विकिरण ऊर्जा खाद्य पदार्थ की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। इसकी जो प्रक्रिया है वो सूर्य विकिरण द्वारा खाद्य पदार्थ की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। और इसका तीसरा अंतर है कि जटिल रासायनिक पदार्थ के अपघटन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। ठीक है, जटिल रासायनिक पदार्थ में अपघटन ऊर्जा के रूप में मुक्त हो जाती है। तो ये हो गया हमारा छठवें का घ प्रश्न। अब छठवें के घ में दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि परजीविता एवं सहभोजिता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो परजीविता और सहभोजिता का हम अंतर देख लेंगे। तो हेडिंग करेंगे प्रश्न संख्या छठवें का घ दूसरा प्रश्न। एक साइड लिखेंगे परजीविता और एक साइड लिखेंगे सहभोजिता। तो पहला अंतर है इसमें कि जब एक जीव दूसरे जीव से पोषण प्राप्त करता है तो वो परजीविता कहलाता है। ठीक है, जब एक जीव दूसरे जीव को पोषण प्रदान करेगा तो वो परजीविता कहलाएगा। लेकिन सहभोजिता में यह है कि जब एक जीव को दूसरे जीव से लाभ, लेकिन दूसरे जीव को पहले जीव से लाभ हो न हानि हो, यानी कि जो एक जीव है वो दूसरे जीव के प्रति उसका लाभ होता है, लेकिन दूसरे जीव का पहले जीव के प्रति न लाभ है और न हानि है, तो उसे हम सहभोजिता कहते हैं। अब इसका है दूसरा अंतर कि इसमें एक जीव को लाभ तथा एक जीव को हानि होती है। ठीक है, इसमें एक जीव को लाभ होती है और दूसरे जीव को हानि होती है। और इसका दूसरा अंतर है कि एक सहभोजी दूसरे सहभोजी से लाभ लेता है। यहाँ पर एक सहभोजी जो है वो दूसरे सहभोजी के साथ लाभ लेता है। इसमें परजीविता में उदाहरण तीसरा कर सकते हैं अमरबेल, जोक और जू। और इसका हो जाएगा तीसरा उदाहरण कि बगुला और भैंस। बगुला और भैंस सहभोजिता में आते हैं और परजीविता में हमारे अमरबेल, जोक और जू आ जाते हैं। तो ये हो गया हमारा छठवें का घ प्रश्न। अब हम देखेंगे अपना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब देखेंगे हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सातवां प्रश्न है कि मनुष्य के नर जनन तंत्र का संचित्र वर्णन कीजिए और इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं। ठीक है, तो ये सातवां का प्रश्न है, लेकिन अथवा करके अगला प्रश्न है कि पुष्प पादपों में लघु बीजाणु जनन का संचित्र वर्णन कीजिए। ये भी 5 नंबर के हैं और ये भी 5 ही नंबर के हैं। अब इन दोनों में से किसी एक को करना है। तो हम हल करेंगे मनुष्य का नर जनन तंत्र का संचित्र वर्णन और इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर में हेडिंग करेंगे हम प्रश्न संख्या 7 और सबसे पहले हम लिखेंगे कि मनुष्य के नर जनन तंत्र में शुक्राणु अधिवृषण यानी कि ईपीडिडिस में संचित रहते हैं। अधिवृषण वृषण के ऊपर स्थित एक लंबी और घुमावदार नली होती है। ठीक है, जो मनुष्य का नर जनन तंत्र है उसमें शुक्राणु जो होता है वो अधिवृषण में संचित रहता है और अधिवृषण वृषण के ऊपर स्थित एक लंबी घुमावदार नली होती है। तो ये इसके डिफिनीशन थे कि वो संचित कहाँ रहता है। अब बारी बारी से हम इसके एक एक संरचना को पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इसमें हम संचित वर्णन कह रहा है तो हम इसका सबसे पहले फिगर देख लेंगे और फिगर को समझ लेते हैं। ये है हमारा नर जनन तंत्र का फिगर। आपको इस प्रकार से इसकी संरचना को तैयार करना है। ठीक है, अब इसकी जो पार्ट्स हैं उसको मैं बता देती हूँ। आपको फिगर बहुत ही अच्छे से बनाना है क्योंकि संचित वर्णन कह रहा है तो आपके 5 नंबर इस पे डिपेंड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे जैसे क्रिया हुई है वैसे वैसे उसके आपको नाम मेंशन करने हैं। ठीक है, तो इस फिगर में क्या क्या क्रिया कैसे हुई है देखिए। सबसे पहले हमारा शुक्राशय। शुक्राशय जो है वो यहाँ पाया जाता है। ओके, जिसे हम सेमिनल वेसिकल कहते हैं। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है गोल आकार का ये मूत्राशय है जो कि यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस गोले के बाहर जो नली निकली है ये लाइन है आपकी शुक्रवाहिनी जो कि है वेस डिफरेंस। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे ये जो नली निकली हुई है वो हमारा सिस्टम यानी कि पेनिस है। यहाँ देखिए मूत्र मार्ग है इस लाइन में जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। और देखिए यहाँ पर ये जो इस मूत्राशय के नीचे जो
गोल बना है और इसमें ये जो पार्ट्स हैं वो हमारा प्रोस्टेट ग्रंथि हैं, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ पे देखिए ये जो हमारे एक एम्पुला नाम के यहाँ पे हमारे चीज़ पाई जाती हैं, ठीक है, ये एम्पुला इसे हम कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे देखिए ये जो क्रिया है यहाँ पे ये वृषण यानी कि टेस्टिस है, और यहाँ पे इसके नीचे का भाग यानी कि वृषण खोल यानी कि टेस्टिकुलर कैप्सूल है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो नली है वो हमारा मलाशय यानी कि रेक्टम है। तो देखिए इसी प्रकार से आपको फिगर कर लेना है और इन सारे के नाम लिख देने हैं कि इस प्रकार से आपको कैसी फिगर बनाना है। सबसे इजी ये फिगर है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, तो क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड एग्ज़ाम में इसी पेपर में नहीं कई पेपर में ये पूछे गए क्वेश्चन है कि मानव नर जनतंत्र का संचित्र वर्णन कीजिए। तो आपको चित्र बहुत ही अच्छे से बना लेना है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा और बारी बारी से इस क्रिया का हम डिफिनीशन देंगे। चलिए देखते हैं इस क्रिया का डिफिनीशन। हेडिंग करेंगे हम पहले, सबसे पहले वृषण। तो वृषण को जान लेते हैं। तो यह नर जनन तंत्र का प्रमुख भाग होता है, ठीक है। इसमें टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन का स्राव होता है। यहाँ पर नर जनन जो प्रमुख भाग है इसमें टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन का स्राव होता है और इनकी संख्या 2 होती है। वृषण जो है वो 2 संख्याओं में पाई जाती है, ठीक है। ये इसका भाग हो गया। फिर हम हेडिंग करेंगे अधिवृषण। अधिवृषण यानी कि इसका डिफिनीशन हम करेंगे कि ये क्या कार्य करते हैं। ये लगभग 6 मीटर लंबी पतली तथा अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। ये जो है एक 6 मीटर लंबी की पतली तथा अत्यधिक कुंडलित नलिका है जो वृषण के अग्र पश्च तथा भीतरी भाग को ढकने से सहायक है। यह अति कुंडलित होकर लगभग 4 सेमी लंबी चपटी एवं क्वामा के आकार की संरचना बनती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अधिवृषण जो 6 मीटर लंबी है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि अधिवृषण की लंबाई कितनी है, तो आप 6 मीटर कर सकते हैं, ठीक है। अगला हेडिंग है हमारा शुक्रवाहिनी। तो शुक्रवाहिनी तो देखेंगे। शुक्रवाहिनी में हम लिखेंगे कि एपिडेडमिस से एक शुक्रवाहिनी निकलकर उदर गुहा में प्रवेश करते हुए शुक्राशय के होते हुए मूत्र मार्ग के अधर भाग में खुलती है। ये जो शुक्रवाहिनी है वो एपिडेडमिस के शुक्रवाहिनी से निकलकर उदर गुहा में प्रवेश करती है। आपको ये लाइन याद रखना है। और शुक्राशय के होते हुए मूत्र मार्ग के अधर भाग में खुलती है। ये हो गया हमारा शुक्रवाहिनी। अब हम करेंगे हेडिंग शुक्राशय। शुक्राशय में हमें लिखना है कि यह एक द्विपालित थैलीनुमा ग्रंथिल संरचना होती है। इससे चिपचिपा द्रव स्रावित होता है, ठीक है। ये एक द्विपालित थैलीनुमा ग्रंथि की संरचना है और इससे चिपचिपा द्रव स्रावित करता है और होता है जो वीर्य का मुख्य भाग बनाता है तथा शुक्राणुओं का पोषण करता है। तो ये जो हमारा सूत्राशय है यानी कि शुक्र आशय वो हमारा वीर्य के मुख्य भाग का बनता है और ये शुक्राणुओं का पोषण भी करता है। अगला हेडिंग करेंगे हम मूत्र मार्ग, जिसमें हमें लिखना है कि मूत्र तथा वीर्य इसी मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर आते हैं, ठीक है। अगला हेडिंग है शिश्न। यह मैथुन अंग है। यह वृषण कोशों के मध्य से मूत्र मार्ग गुजरता है जो शिश्न के अग्र छोर पर खुलता है। तो ये हो गए आपके बारी बारी से सारे अंग के डिफिनीशंस। आपको किस प्रकार से कौन सा कार्य करता है वो लिखना है। तो संचित्र वर्णन चित्र के साथ आपको इस वीडियो में मिल गया। तो ये हो गया आपका 5 नंबर का क्वेश्चन, जो आपको इतने लिख देंगे तो आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। अब हम देखेंगे अपना 7वां क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया 5 नंबर का। अब हम देखेंगे अपना 8वां प्रश्न। कह रहा है कि आनुवंशिक कूट क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और अथवा करके क्वेश्चन पूछ रहा है कि जैव विकास किसे कहते हैं। भूवैज्ञानिक कालों में होकर पादपों के विकास का संचित वर्णन कीजिए। तो हम इनमें से आनुवंशिक कूट क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करेंगे। तो चलिए इसके उत्तर को देख लेते हैं। तो हेडिंग करेंगे प्रश्न संख्या 8 आनुवंशिक कूट। सबसे पहले जानेंगे हम कि आनुवंशिक कूट क्या है।
तो देखिए, आनुवंशिक कूट डीएनए और आरएनए में मौजूद न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम होता है। ये जो आनुवंशिक कूट है वो डीएनए और आरएनए दोनों में मौजूद होते हैं और उनके न्यूक्लियोटाइड का ये अनुक्रम होता है। यह प्रोटीन के अमीनो एसिड अनुक्रम को निर्धारित करते हैं। ठीक है, ये जो है ये प्रोटीन के अमीनो एसिड के अनुक्रम को निर्धारित करता है। और आनुवंशिक कूट की कुछ प्रमुख विशेषताएं ये हैं। तो चलिए अब इसकी प्रमुख विशेषताओं को जानते हैं। तो इसका पहली विशेषता है कि आनुवंशिक कूट में 3 अक्षर के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम होते हैं जिन्हें हम कोडान कहते हैं। ठीक है, आनुवंशिक कूट में हमारे 3 अक्षर के न्यूक्लियोटाइड पाए जाएंगे जो अनुक्रम रूप में होते हैं और इसे हम कोडान कहते हैं। ये हो गया इसकी पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है कि एक कोडान एक विशिष्ट अमीनो एसिड को दर्शाता है। ये जो एक कोडान है ये एक विशिष्ट अमीनो एसिड को दर्शाएगा। फिर है हमारा तीसरा विशेषता कि आनुवंशिक कूट में 64 संभावित कोडान होते हैं। ये आप याद रखिएगा कि आनुवंशिक कूट में 64 जो हैं वो संभावित कोडान होते हैं। फिर अगला पॉइंट है, फिर इसमें चौथा पॉइंट है कि आनुवंशिक कूट सभी जीवों के लिए एक जैसा होता है। ठीक है, ये जो आनुवंशिक कूट है ये सभी जीवों के लिए ही एक समान और एक जैसा होता है। फिर आगे लिखेंगे हमारा पांचवा पॉइंट कि आनुवंशिक कूट कुछ कोडान प्रारंभ में और कुछ कोडान समापन के लिए होते हैं। यहाँ पर कुछ कोडान प्रारंभक होते हैं और कुछ कोडान समापन के लिए होते हैं। छठवां विशेषता है कि आनुवंशिक कूट कोडान लगातार बढ़ते जाते हैं और बीच में रुके नहीं होते। ये जो कोडान है वो लगातार बढ़ते रहते हैं और ये बीच में नहीं रुकते, ये भी इनकी एक विशेषता है। तो आप 6 विशेषता लिख देंगे तो आपकी ये आनुवंशिक कूट का विशेषता ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने 8वें प्रश्न को भी हल कर लिया। अब हम देखेंगे अपने इस पेपर का 9वां और आखिरी प्रश्न। 9वां प्रश्न कह रहा है कि पादपों की जाति विविधता 22% जंतुओं में 72% की अपेक्षा बहुत कम है। क्या कारण है कि जंतुओं में अधिक विविधता मिलती है? तो चलिए इसका आंसर देखेंगे। लेकिन अथवा का क्वेश्चन है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या हैं? ठीक है, तो ये 2 प्रश्न है जिसमें से हम पहले प्रश्न को सॉल्व करेंगे कि पादपों की जाति विविधता 22% और जंतुओं की विशेषता 72% की अपेक्षा बहुत कम है। तो जंतुओं में अधिक विविधता क्यों मिलती है? तो इसका कारण भी हम लिखेंगे। ये भी आपके 5 नंबर के क्वेश्चन है। तो चलिए इसके उत्तर को भी देख लेते हैं। तो हेडिंग करेंगे प्रश्न संख्या 9 और लिखेंगे इसमें कि पौधों की प्रजातियों में विविधता 22% और जंतुओं की 72% की तुलना में बहुत कम है, क्योंकि अब यहाँ से देखेंगे क्योंकि पौधों की तुलना में बदलते वातावरण में अपना अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए जानवरों ने खुद को अनुकूलित किया है। ठीक है, यहाँ पे इसके कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो पौधों की प्रजातियाँ हैं और ये जो जंतुओं की प्रजातियां हैं उसकी तुलना में क्यों कम है? तो यहाँ पर पौधों की तुलना में बदलते वातावरण से होता है। वातावरण में अपना अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए जानवरों ने खुद अपने अनुकूल को बढ़ावा दिया है, यानी कि आगे किया है जंतुओं ने। ठीक है, फिर हम लाइन चेंज करेंगे और लिखेंगे कि पादपों की प्रजाति विविधता जंतुओं की प्रजाति विविधता से कम होने की वजह यह है कि जंतु गतिशील होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? जंतु जो है वो गतिशील होते हैं और जंतुओं में अनुकूलन की क्षमता ज़्यादा होती है और ये वातावरण के मुताबिक खुद को जल्दी से ढाल लेते हैं। ठीक है, ये वातावरण के मुताबिक खुद को जल्दी से ढाल लेते हैं। फिर आगे कह रहा है कि
वही पौधे स्थिर होते हैं। ये जो जानवर और जंतु हैं वो अपने आप को अब इस वातावरण में ढाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पौधे हैं वो स्थिर होते हैं और विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए मजबूर रहते हैं। उनके सामने अगर अलग अलग परिस्थिति आएगी तो उसका सामना पौधे खुद से नहीं कर पाते, लेकिन जो जानवर हैं वो खुद से कर लेते हैं, इसलिए उनकी बढ़ोतरी ज़्यादा है, यानी 72%। और पौधों अपने खुद से बढ़ोतरी नहीं कर सकते, इसलिए उनकी स्थिति कम है, यानी कि 22%। अगला हम हेडिंग करेंगे इसी में कि जंतुओं में अधिक विविधता के कारण इस प्रकार है। तो चलिए कारण को भी देख लेते हैं। तो कारण में पहला पॉइंट है कि जंतु गतिशील होते हैं, इसलिए वे कठिन परिस्थितियों से बाहर बचकर नए चरागाहों की तलाश में जा सकते हैं। देखिए, जो जंतु हैं वो अपने भोजन के लिए बाहर निकलकर कई तलाश करते हैं, वो अपना भोजन खुद से भी ले सकते हैं। वो कठिन परिश्रम करते हैं, इसलिए उनकी जो गतिशीलता है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, ये एक इसका कारण हो गया। दूसरा कारण है कि जंतुओं में अनुकूलन की क्षमता ज़्यादा होती है। ठीक है, ये जो जंतुओं का अनुकूलन की क्षमता है वो भी ज़्यादा होती है। तीसरा विशेष इसके कारण है कि जंतुओं का वितरण ज़्यादा होता है और उनमें नई प्रजातियों के विकास की संभावना भी ज़्यादा होती है। जो जंतुओं का वितरण है वो भी ज़्यादा होता है और उनमें नई प्रजातियों के विकास की संभावना भी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो अपनी प्रजाति को बढ़ाते जाते हैं। इसलिए जंतुओं की प्रजाति में विविधता बढ़ती जाती है और पौधों में कम होती जाती है। तो इसी प्रकार से आपके ये दीर्घ का भी 9वां प्रश्न भी समाप्त होता है। यहाँ तक कि मैंने आपको सॉल्व करा दिए। ये पूरा पेपर आपका सॉल्व हो चुका है, आपके ये 70 नंबर का। तो जीव विज्ञान का ये 2024-25 का जो डेमो क्लास था, आपके इस पेपर का सॉल्यूशन आप इसे नोट कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी ये वीडियो देख सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।